हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और इसमें जो हम सीखेंगे वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे जाके। तो आप जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती थी, आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते थे, लेकिन अब वो सारे प्रॉब्लम्स डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन यूज़ करके बहुत ही सिंपल हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में पहले प्रपोर्शन का मतलब समझते हैं। प्रपोर्शन मतलब दो क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायमीटर लिया है और नंबर ऑफ पार्ट्स लिए हैं, तो डायमीटर और पार्ट्स में क्या रिलेशन है उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, ये दो नहीं, तीन चार पांच चीजों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे अभी ये सिर्फ दो चीजों में कंसिडर कीजिए। ठीक है, और डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब अगर ये डायमीटर सपोज मैं ले लूं, अगर ये बढ़ता है तो पार्ट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर डायमीटर कम होते हैं तो पार्ट्स भी कम होंगे। मतलब डायमीटर जैसा बिहेव करेगा, पार्ट्स एग्जैक्टली सेम वे में बिहेव करेगा। अगर सेम वे में बिहेव करते हैं तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, अब ये एग्जांपल लेके देखिए। अब ये सर्कल में मैं एक डायमीटर बनाता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने एक डायमीटर बनाया, कितने पार्ट्स बन गए? देखो अच्छे से, वन पार्ट टू पार्ट, तो टू पार्ट्स बन गए। ठीक है, सपोज मैंने ये एक तो बनाया ही था। ठीक है, मैंने एक और डायमीटर बनाया। डायमीटर का मतलब पता है ना क्या होता है? डायमीटर का मतलब जो सेंटर से कॉर्ड पास हो रहा होगा उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने पार्ट्स बचे? 1 2 3 4। मतलब मैंने जब दो डायमीटर बनाए तो मुझे 4 पार्ट्स मिल गए, राइट? दो डायमीटर में 4 पार्ट्स मिले। अब तीन डायमीटर लेके देखो। ठीक है, तो कितने पार्ट्स बने? 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर मैंने तीन डायमीटर लिए तो मुझे 6 पार्ट्स मिल गए। एक और बार देख लो, सपोज मैं 4 डायमीटर्स बनाता हूँ, कितने पार्ट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब अगर मैंने 4 डायमीटर बनाए तो मुझे 8 पार्ट्स मिले। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, डायमीटर जैसे बढ़ रहा है, देखो पहले एक था, फिर दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, बढ़ रहा है ना डायमीटर, तो पार्ट्स भी बढ़ रहे हैं। देखो पार्ट्स 2 से 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। मतलब जब डायमीटर बढ़ रहा है पार्ट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। आया समझ में? क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, आप इन दोनों का रेशियो लेके देखेंगे ना, डायमीटर और पार्ट्स का रेशियो। तो लेट्स से मैं ऊपर डायमीटर लिखता हूँ और नीचे पार्ट्स लिखता हूँ। ठीक है, तो आएगा 1/2। सेकंड वाले के लिए क्या आएगा? 2/4। थर्ड वाले के लिए 3/6 और फोर्थ वाले के लिए 4/8। अब इसको रिड्यूस करो, देखो सेकंड वाला 2/4 क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा। 3/6 क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 2 जा। 4/8 हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा। अच्छे से ऑब्जर्व करो, हर एक रेशियो का क्या वैल्यू आया? 1/2। देखा? तो हर रेशियो, इसमें मैं 10 बार भी बनाऊँ ना आगे, तो ऑल 10 रेशियोज विल बी इक्वल। तो मुझे जो ये रेशियोज मिलते हैं वो सारे हमेशा इक्वल आएंगे। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन की एक प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। ठीक है, देख देख के बिहेव करेंगे एक दूसरे को, और जब मैं वो दोनों क्वांटिटी का रेशियो लूंगा तो वो रेशियो इक्वल आएगा। अच्छा, ये रेशियो आप कैसे भी ले सकते हैं, मैंने दिस अपॉन दिस लिया है ना, डायमीटर अपॉन पार्ट्स। आप पार्ट्स अपॉन डायमीटर भी ले सकते हैं। देखो लेके देखो क्या आएगा। पार्ट्स अपॉन डायमीटर लूंगा तो पहले केस में आएगा 2/1, फिर 4/2, फिर 6/3, 8/4। रिड्यूस करके देखो, 4 1 जा 4 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, सब जगह देखो 2/1 आया। तो कैसे भी रेशियो लो चलेगा, लेकिन रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसके प्रॉब्लम समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। मतलब 12 kg अनियंस का कॉस्ट पूछा है, हमें नहीं पता, तो हम लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस बी ₹X। ठीक है, उसको मैंने x ले लिया। तो अगर मैं ये ऐसा लिखूं, कॉस्ट और दूसरे टेबल में लिख दूं क्वांटिटी, तो क्या आएगा? देखो फर्स्ट वाले के लिए 7 kg अनियंस, मतलब क्वांटिटी कितना है? 7 kg, तो मैंने लिख दिया 7। वही केस में 7 kg अनियंस का कॉस्ट कितना है? देखो कॉस्ट इज 140 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट में लिख दिया 140। ये वाला डेटा है ना, पहले ऐसे दिया हुआ है। अब उसने बोला है हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस, मतलब 12 kg क्वांटिटी के लिए कितना भरेंगे। तो हमने क्या लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg भी ₹X, तो उसका कॉस्ट क्या है? ₹X। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ज्यादा अनियन लूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, सस्ता थोड़ी ना होगा। जितना ज्यादा अनियन लेंगे उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी बढ़ेगा ही। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है? मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अनियंस and the quantity are in
डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। खाली ऐसा लिख दोगे ना दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन तो नहीं चलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा द कॉस्ट ऑफ अनियंस एंड द क्वांटिटी आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर ये लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता है? हमें पता है कि ये रेशियो जो होगा वो इक्वल आएगा, करेक्ट? तो रेशियो लेके देखो, रेशियो क्या आता है? Therefore, can I say 140/7 is equal to x upon 12? देखो this upon this is equal to this upon this, डायरेक्ट प्रपोर्शन का प्रॉपर्टी है ये। अब इसको सॉल्व करो, तो मैं यहाँ पे मुझे x का वैल्यू चाहिए तो उसको x को अकेला रहने दो, ये 12 को वहाँ भेज दो, तो आ जाएगा 140/7 इंटू 12 और राइट साइड में सिर्फ x बचेगा। अब इसको कट करो, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो आया 20 इंटू 12, तो 20 इंटू 12 हो जाएगा 240। तो x का वैल्यू क्या आया? 240। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस इज ₹240। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस इज ₹240। आया समझ में? अच्छे से देखो एक बार क्या किया है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो ये टेबल में हमने लिख दिया, फिर हमको पता चला डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज करके जो x था उसका वैल्यू निकाल लिया, ठीक है? अच्छा, प्रैक्टिस सेट 37 में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन के ही है, तो ऐसा मत सोचना तो फिर ये लिख के क्या फायदा है। अरे लिखना तो पड़ेगा ना, एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे देंगे प्रैक्टिस सेट 37 और उसके सारे क्वेश्चन दे दिए। एग्जाम में तो क्वेश्चन कौन से भी प्रैक्टिस सेट में से आएगा, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, तो आपको हमेशा ये लाइन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम पहले भी यूज कर रहे थे, ठीक है? तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैं ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे आप बचपन में सॉल्व करते थे, ठीक है? बचपन में अगर आपको ये प्रॉब्लम दिया, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस? आप कैसे करते? 7 kg अनियंस का 140 रुपीज है तो आप लिखते कॉस्ट ऑफ 7 kg अनियंस इज ₹140। फिर आप क्या करते? आप 7 kg अनियंस के प्राइस से 1 kg का प्राइस निकालते, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियंस क्या आ जाएगा? 1 kg अनियंस का प्राइस आएगा 140 डिवाइड बाय 7, करेक्ट? अगर 7 किलो का 140 रुपीज़ है तो 1 किलो का 140/7 आ जाएगा ना, तो 140/7 आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 0 ज़ा, तो ₹20 आ गया 1 kg का कॉस्ट, ठीक है? अब 1 kg का ₹20 है, उसने कितने का पूछा है? 12 kg का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 इंटू 1 kg का कितना है? ₹20, तो ₹20 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? ₹240। आंसर 240 आया था ना? तो बचपन में आप ऐसे ही करते थे ना, पहले 7 kg से 1 kg का प्राइस निकालते थे, फिर 1 kg से 12 kg का। तो ये दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज करना है, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगे ना, वहाँ पे सोल्यूशन काफी छोटा आएगा अगर आप डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज करेंगे। तो ये केस में आप पूरा सोल्यूशन देखो, मैंने फर्स्ट मेथड से किया, यहाँ तक देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन में ऐसे लिया, रेशियो निकाला और आंसर 240 आया। और बचपन में जो मेथड यूज करते थे वो यूज किया तो भी 240 आता है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं बट थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है? तो इसके आगे जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हम डायरेक्ट प्रपोर्शन के मेथड से ही करेंगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में दिया है इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय? तो हमें नहीं पता है 1280 रुपीज में कितनी फीड मिलेगी, तो सबसे पहले हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट ₹1280 बाय x bunches ऑफ फीड, ठीक है? उसके बाद हम ये इंफॉर्मेशन एक टेबल में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम? यहाँ आ जाएगा बंचेस ऑफ फीड और यहाँ आ जाएगा कॉस्ट। तो क्या दिया है? 600 रुपीज बाय 15 बंचेस, मतलब अगर कॉस्ट 600 है तो उसके 15 बंचेस आते हैं। हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय? हमने लिखा है ₹1280 कितना बाय करेगा? x, मतलब अगर मेरे पास 1280 है तो कितने फीड मिलेगी? x बंचेस, ठीक है? अब मुझे बताओ, आप कोई भी दुकान पे जाइए, कुछ खरीदिए, तो अगर कम पैसे देंगे तो कम ही मिलेगा ना, ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा मिलेगा। मतलब ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा फीड, कम पैसे तो कम फीड। देखो सेम बिहेव कर रहा है ना? अगर सेम बिहेव कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दोनों सेम बिहेव कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ द बंचेस ऑफ फीड एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसका और इसका रेशियो विल बी इक्वल टू इसका और इसका रेशियो। डायरेक्ट प्रपोर्शन का प्रॉपर्टी था ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर 15/600 विल बी इक्वल टू
x अपॉन 1280, है ना। तो अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला रख दो, ये 1280 को वहाँ भेज दो, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 15 इंटू 1280 ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, अपॉन 600 इज इक्वल टू x। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये नीचे वाले 600 के एक जीरो से ऊपर वाला एक जीरो कट हो जाएगा। अब ये जो 15 है, ये 15 और 60 एक टेबल में जाते हैं, 15 वन ज़ा 15 फोर ज़ा, करेक्ट। अब ये 4 के टेबल में 128 भी जाता है, 4 वन ज़ा 4 थ्री ज़ा 12 4 टू ज़ा 8, तो राइट साइड में सिर्फ 32 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू आ गई 32। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ₹1280 will buy 32 bunches of feed। ठीक है, आ गया समझ में। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही सिंपल है। हम इन्फॉर्मेशन टेबल में प्लॉट करते हैं, टेबल से फिर हम लोग ये कंडीशन यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन, मतलब वो खुद सामने से बोल रहा है कि प्रपोर्शन है यहाँ पे। हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows, तो हमको क्या चाहिए, 12 cows के लिए कितना फीड लगेगा वो चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, लेट 12 cows require x kg of feed। ठीक है, अब टेबल बनाएंगे और टेबल में क्या लिखेंगे, फीड और यहाँ पे नंबर ऑफ काउस। तो पहले केस में क्या दिया है, वहाँ दिया है 9 काउस और इतना फीड लगेगा, तो मैंने नंबर ऑफ काउस डाल दिया 9। अब ये जो नंबर दिया हुआ है 13 kg 500 ग्राम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13.5 kg लिख सकता हूँ ना। 13 kg 500 ग्राम मतलब 13.5 kg, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13.5। क्यों ये ऐसा किया, क्योंकि मैंने देखो x kg में लिया है, तो ये ग्राम हमको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 500 ग्राम को लिख दिया 0.5। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस, तो मतलब हम लिख देंगे 12 काउस है, तो यहाँ पे कितना लगेगा x, ये हमने अज्यूम किया ना, x kg ऑफ फीड। बस इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ काउस बढ़ेगी तो फीड भी ज़्यादा लगेगा ना, तो ये लोग कौन से प्रपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, द नंबर ऑफ काउस and the feed required are in direct proportion। और अगर वो लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो मैं लिख सकता हूँ 13.5 अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 12। याद रखना है बच्चों, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इसीलिए ये हम लिख सकते हैं कि 13.5 अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 12। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को यहीं रखूंगा और ये 12 को वहाँ पे ऊपर भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा, मुझे मिलेगा 13.5 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। अब इसका वैल्यू निकालो, ये देखो 12 और 9 3 के टेबल में जाएंगे, तो इसको 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा कट किया, ठीक है। अब ये 13.5 और 3 भी एक टेबल में जाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग, 3 1 ज़ा और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, एक रिमाइंडर आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 4.5 इंटू 4 विच इज़ नथिंग बट 18। तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, फाइनल आंसर लिखूंगा 12 cows will require 18 kgs of feed। आया समझ में बच्चों, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। 8 क्विंटल्स का कॉस्ट पूछा है, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी ₹x। ठीक है, अब टेबल बनाओ, तो टेबल में हम क्या लिखेंगे, टेबल में आ जाएगा कॉस्ट और दूसरा क्या दिया है, क्वांटिटी, है ना। तो फर्स्ट केस में था 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन 36,000 रुपीज़ वॉज द कॉस्ट, तो 12 क्विंटल्स सोयाबीन यहाँ पे आ जाएगा 36,000, ठीक है। अब मुझे पूछा है 8 क्विंटल्स का, जिसका कॉस्ट मैंने क्या लिया है x, तो क्विंटल क्वांटिटी की जगह पे आ गया 8 और ये आ जाएगा x। अब ये भी काफ़ी सिंपल है, जितना ज़्यादा सोयाबीन लोगे उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर कम लोगे तो कम देना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर क्वांटिटी कम लेंगे तो कॉस्ट भी कम हो रहा है, दोनों सेम बिहेव करते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अगर दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, द
cost and quantity of soyabean are in direct proportion. ओके अगर ये लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन में तो प्रॉपर्टी क्या है, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 36,000 अपॉन 12 इज इक्वल टू x अपॉन 8. ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो. इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहाँ पे अकेला रखो, जो ये 8 है उसको वहाँ पे भेज दो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मुझे मिलेगा 36,000 इंटू 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू, इस तरफ बचेगा सिर्फ x. अब इसको कट करो, देखो 12 और 36 एक ही टेबल में जाते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36 और ये 3 0 तो कटोगे 0 0 0 ही आ जाएगा. करेक्ट. तो 3000 इंटू 8 विच विल कम आउट टू बी 24,000. तो x का वैल्यू है 24,000. व्हाट वाज x? इट वाज द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन. तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज ₹24,000. हो गया. आप वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है 2 मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज. हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. पूछा है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स. तो हाउ मच मनी ना, तो हम लोग उसको x ले लेते हैं. तो लेट ₹x बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 मोबाइल्स. ओके अब टेबल बनाओ. क्या लिखेंगे टेबल में? टेबल में लिखेंगे कॉस्ट और यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल्स. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है, 2 मोबाइल्स का कॉस्ट है 16,000 रुपीज़. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 16,000. ठीक है. और हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13, तो हमने लिया है ₹x फॉर 13 ना, तो नंबर ऑफ मोबाइल्स 13 और ये आ गया x. अब ये तो इतना सिंपल है. अगर आप दुकान पे जाके मोबाइल खरीदेंगे तो जितना मोबाइल ज़्यादा मांगेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा. करेक्ट. तो जब मोबाइल बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा. तो ये कौन सा प्रपोर्शन हुआ? डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो आप क्या लिखेंगे? द कॉस्ट एंड नंबर ऑफ मोबाइल्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. और अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो मुझे प्रॉपर्टी पता है 16,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 13. करेक्ट. अब मुझे वैल्यू चाहिए x का, तो ये 13 को वहाँ पे भेज दो तो सिर्फ x बचेगा और उसका वैल्यू मिल जाएगा. तो आ जाएगा 16,000 इंटू 13 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू x. अब इजीली कट हो रहा है. 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 0 0 0. 13 इंटू 8 इज 104. तो मुझे मिलेगा 104 और ये जो 3 0 बचे थे उसके बाजू में वो तो ऐसे ही आ जाएंगे. तो मुझे x का वैल्यू मिल गया. x का वैल्यू आया 1,04,000. तो मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनल आंसर? फाइनल आंसर मैं लिख सकता हूँ ₹1,04,000 विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 मोबाइल्स. हो गया. आया समझ में? तो पॉज करके आप देख सकते हो एक और बार. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए. अच्छे से देखो. तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 37 खत्म होता है. कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी डायरेक्ट प्रपोर्शन अच्छे से समझ में आए. और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.